ए स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का वापस स्वागत है। हम जीव विज्ञान की क्लासेस के बारे में पढ़ रहे थे, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। पाचन तंत्र के अंदर हम मानव के अंदर पाचन तंत्र के प्रमुख अंगों के बारे में जानकारी ले रहे थे। हमने अंत में भोजन नली या ग्रसनी की जो संरचना थी उसके बारे में पढ़ रहे थे। भोजन नलिका के बारे में हम बात कर रहे थे, भोजन नली के बारे में हम पढ़ रहे थे। ये ग्रसिका क्या होती है? ग्रसिका के बारे में हमने कहा था कि 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है जो मुख गुहा को कहाँ से जोड़ने का काम करती है? मुख गुहा को आमाशय से जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, अब इसकी अपन आमाशय को पढ़ने से पहले इसकी आंतरिक संरचना पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, छोटी सी हेडिंग डालो कि ग्रसिका की या भोजन नली की ऐसे लिखो। आंतरिक संरचना। अब भोजन नलिका की आंतरिक संरचना के बारे में देखते हैं तो आंतरिक संरचना के अंदर मुख्य रूप से कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर पाए जाते हैं। भोजन नलिका की आंतरिक संरचना में मुख्य रूप से 4 स्तर पाए जाते हैं। सबसे बाहर ये मान लो मेरी कोई भोजन नलिका है। क्या है? भोजन नलिका, लंबी नलिका है। अब इसमें से मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाला और बाहर निकाल करके इसको काटा है। मैंने क्या किया है, इसको काट करके फिर मैं इसको ऐसे देख रहा हूं। ठीक है, नलिका को। तब मेरे को इसके अंदर है वो 4 स्तर दिखाई देते हैं। एक स्तर, 2 स्तर, 3 स्तर और अंदर की तरफ एक स्तर। इस टाइप का संरचना रहती है। ठीक है, सबसे बाहर जो स्तर पाया जाता है, सबसे बाहर जो स्तर पाया जाता है जिसको सिरोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसा। इस सिरोसा की अपन बात करें तो ये सिरोसा मुख्य रूप से बना हुआ होता है संयोजी ऊतकों का। किसका बना हुआ होता है? संयोजी ऊतकों का बना हुआ होता है। संयोजी ऊतकों से निर्मित। अच्छा, इसके अंदर की तरफ एक और स्तर पाया जाता है। ये स्तर क्या कहलाता है? पेशीय स्तर कहलाता है। सिरोसा के अंदर की तरफ ये पेशीय स्तर पाया जाता है। इस पेशीय स्तर में 2 प्रकार के स्तर और पाए जाते हैं। एक तो अंदर की तरफ जो स्तर पाया जाता है वो अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर बोलते हैं, और बाहर की आंतरिक तरफ अंदर की ओर बाहर की ओर, एक अंदर की ओर। बाहर की ओर जो आवरण पाया जाता है इसको अनुदैर्ध्य पेशीय स्तर बोलते हैं, और आंतरिक स्तर पाया जाता है वो वर्तुल पेशीय स्तर होता है। वर्तुल या अरेखित पेशीय स्तर होता है। ठीक है, ये वाला पेशीय स्तर ये 2 प्रकार का होता है। मैंने कहा 2 प्रकार का। कैसे? एक तो बाहर की ओर होता है, इस टाइप से आपको मैं दिखाता हूं। एक तो बाहर की ओर हो रहा है, एक अंदर की ओर है। जो बाहर की ओर है ये अनुदैर्ध्य पेशी कहलाता है। क्या कहलाता है? बाहरी अनुदैर्ध्य पेशी स्तर। अनुदैर्ध्य पेशी स्तर ये बाहर होता है। एक होता है आंतरिक वर्तुल पेशी स्तर। क्या है? वर्तुल व अरेखित पेशी स्तर है। अरेखित पेशी स्तर है। ठीक है, इन चीजों का दोनों का आप है वो ध्यान रखना। अंदर की तरफ जो पेशी स्तर आपको दिखाई दे रहा है कैसा है? वर्तुल है। वर्तुल पेशियों से बना हुआ होता है, अरेखित पेशियों का बना हुआ होता है। ठीक है, इस प्रकार से। इसके अंदर की तरफ आपको एक और आवरण दिखाई दे रहा है। वो कौन सा आवरण है? सब म्यूकोसा कहलाता है। क्या कहलाता है? सब म्यूकोसा। अंदर की तरफ सब म्यूकोसा। ये जो सब म्यूकोसा होता है ये संयोजी ऊतक का बना हुआ होता है। सिरोसा और सब म्यूकोसा दोनों मिलकर के दोनों ही संयोजी ऊतक के बने हुए होते हैं। संयोजी
ऊतकों से निर्मित होता है। ठीक है, और सबसे अंदर जो आपको आवरण दिखाई दे रहा है, ये सबसे अंदर वाला आवरण क्या कहलाता है? म्यूकोसा कहलाता है, जो सरल सल की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। म्यूकोसा कहलाता है, और ये म्यूकोसा सरल सल की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। सरल सल की उपकला ऊतक का बना हुआ होता है। ठीक है, इन सब स्तरों का आप है वो ध्यान रखोगे। देखो, प्रश्न कैसे भी बन सकता है कि भोजन नली या ग्रसनी के अंदर पाए जाने वाले स्तरों, पेशीय स्तरों के बारे में बताइए, पाए जाने वाले स्तरों के बारे में बताइए। आपको पूछा जा सकता है कि अंदर से बाहर वाले स्तरों के नाम बताइए। तो सबसे अंदर म्यूकोसा है, फिर इसके बाद में सब म्यूकोसा है, इसके बाद में पेशीय स्तर है, और इसके बाद में सीरोसा है। ठीक है, इस प्रकार से आप है वो इसको याद करोगे। ठीक है, ये एक बार इसको बना लो, मैं इसको फिर मिटा रहा हूं। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से बना लो, फिर पढ़ते हैं आमाशय। अच्छा, इस सब म्यूकोसा वाले भाग के अंदर जो संयोजी ऊतकों से बना हुआ होता है, इसके अंदर विभिन्न प्रकार की क्या पाई जाती है? रक्त वाहिनियां पाई जाती है। रक्त वाहिनियों के अलावा इसके अंदर कुछ तंत्रिका वाहिनियां पाई जाती है, कुछ ग्रंथियां भी इसके अंदर पाई जाती है सब म्यूकोसा वाले भाग में। तो आप एक पॉइंट ऐड कर देना कि भोजन नली के सब म्यूकोसा में रक्त नलिकाएं, तंत्रिकाएं व कुछ ग्रंथियां उपस्थित होती है। ये चीज है वो आप ध्यान रखोगे, सब म्यूकोसा वाले भाग के अंदर ये होती है। ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको मिटा रहा हूं, मैं इसको मिटा रहा हूं। ये था आंतरिक संरचना के बारे में। अब है आमाशय। भोजन नली किसमें खुलती है? आमाशय के अंदर खुलती है। यह आमाशय उदर गुहा के अंदर स्थित होता है, डायफ्राम के जस्ट नीचे। कहां पर? डायफ्राम के जस्ट नीचे पाया जाता है और बाईं ओर पाया जाता है। कहां पर जाता है? बाईं ओर घुमाव होता है इसका। ठीक है, तो आप लिख सकते हो उदर गुहा में डायफ्राम के नीचे बाईं ओर स्थित, बाईं ओर स्थित होता है। ठीक है, ये जे आकार की थैलीनुमा संरचना है। कैसी है? थैलीनुमा संरचना है, जिसमें कर्मानुकुंचन गति द्वारा भोजन को सरल अणुओं व पाचक रसों के साथ मिलाया जाता है। ठीक है, आमाशय की आंतरिक दीवारों के अंदर अभी बात करेंगे अपन। ग्रंथियां पाई जाती है और ग्रंथियों के स्त्राव के अंदर विभिन्न प्रकार के पाचक रस भी कुछ मात्रा में होते हैं।
उनको है वो इस आमाशय के साथ में कर्मानुकुंचन गति होती है। ये कर्मानुकुंचन गति भोजन के साथ में आने वाले बड़े बड़े कणों को क्या कर देता है, छोटे छोटे कणों के रूप में है वो बदलने का कार्य करता है। आप कई बार क्या करते हो, बिना ही भोजन को छोटे छोटे खंडों में बदले ही आप सीधा ही इसको आमाशय में डाल देते हो, सीधा ही डाला तो फिर वहां पर आमाशय को थोड़ा जोर पड़ता है, आमाशय को जोर पड़ता है और आमाशय को अधिक मात्रा में कर्मानुकुंचन गति करनी पड़ती है, पेस्ट फॉर्म में लाना पड़ता है, भोजन को पेस्ट फॉर्म में लाने का कार्य करता है कौन, आमाशय। आमाशय की आप संरचना देखोगे तो मैंने कहा कि ये भोजन नली, इस प्रकार की संरचना, ये तो है भोजन नली। आप आमाशय की संरचना देखोगे तो आमाशय की संरचना के अंदर मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। सबसे पहला ऊपर की ओर जो आपको भाग दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है? जठरागम भाग कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? जठरागम भाग। सबसे ऊपर जो भाग पाया जाता है जिसको बोलते हैं जठरागम भाग। जठरागम भाग यहां इसको बोलते हैं कार्डियक पार्ट, कार्डियक पार्ट, आमाशय का कार्डियक भाग है, कार्डियक। दूसरा जो भाग है मध्य भाग, जो सबसे बड़ा है, इसको बोलते हैं फंडस। फंडस पार्ट। और अंतिम में नीचा सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे ज्यादा दिखाई दे रहा है, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है जठरा निर्गम। या इसको बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक पार्ट। 3 भाग है आमाशय के मुख्य रूप से। सबसे ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? जठरागम भाग कहलाता है, या कार्डियक बोलते हैं इसको। और ये कार्डियक इस प्रकार का होता है। और कार्डियक ऊपर वाला भाग कार्डियक, और सबसे बड़ा जो भाग आपको दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला भाग आपको फंडस कहलाता है। क्या कहलाता है? फंडस भाग कहलाता है। और नीचे की तरफ सबसे छोटा भाग आपको दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? पाइलोरिक कहलाता है। अब देखो, इस जब मैंने कहा कि आमाशय का काम होता है कर्मानुकुंचन गति करना, जब कर्मानुकुंचन गति करता है तो आमाशय में जो इकट्ठा होने वाला भोजन इस श्वास नली, भोजन नली के अंदर चला जाता है। ऐसा हो जाता है ना। भोजन नली को भोजन नली के अंदर जाने से रोकने के लिए यहां पर एक स्पिंक्टर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? स्पिंक्टर पाई जाती है, मतलब अवरोधनी पाई जाती है। और उस अवरोधनी का नाम है कार्डियक स्पिंक्टर या कार्डियक अवरोधनी या जठरागम अवरोधनी, जो भी नाम, ठीक है। कार्डियक अवरोधनी पाई जाती है। ये कार्डियक अवरोधनी क्या करती है? संकुचन के समय भोजन को वापस भोजन नली के अंदर जाने से रोकती है। अच्छा, संकुचन के समय इधर भी एक अवरोधनी होनी चाहिए, नहीं तो यहां वाला भोजन भी छोटी आंत में चला जाता है। तो कुछ टाइम तक भोजन को नियंत्रित करने के लिए यहां भी एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको बोलते हैं पाइलोरिक अवरोधनी। पाइलोरिक अवरोधनी। ये पाइलोरिक अवरोधनी क्या करती है? आमाशय से छोटी आंत में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करती है, रोकती नहीं है, नियंत्रित करने का काम करती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जठरागम वाले भाग के बारे में पढ़ते हैं। पहला है जठरागम भाग। ये आमाशय का सबसे ऊपरी भाग है। ऊपरी भाग है
इसमें भोजन नली प्रवेश करती है। भोजन नली व जठरागम भाग के आधार पर कौन सी अवरोधनी है? कार्डियक अवरोधनी या जठरागम अवरोधनी बोल सकते हैं उसको। कार्डियक अवरोधनी पाई जाती है जो आमाशय से भोजन को वापस भोजन नली में जाने से रोकती है। ठीक है, रोकने का कार्य कौन करती है? ये जठरागम अवरोधनी करती है। ठीक है, अब जो दूसरा वाला भाग है वो कौन सा है? फंडस भाग है। आमाशय का दूसरा भाग कौन सा है? फंडस। फंडस भाग ये आमाशय का सबसे बड़ा भाग है। क्या है? सबसे बड़ा भाग मध्य भाग है। सबसे बड़ा वो मध्य भाग है, मध्य भाग है। ठीक है, और कर्मानुकुंचन गति के अंदर यही भाग मुख्य रूप से कार्य करता है। ठीक है, सबसे तीसरे वाला भाग नीचे वाला भाग है वो क्या कहलाता है? पाइलोरिक भाग या जठरा निर्गम भाग। पाइलोरिक ये आमाशय का सबसे नीचे भाग है। ये इसके आधार में ये जो छोटी आंत है इधर नीचे, छोटी आंत के अंदर खुलता है। छोटी आंत के अंदर खुलने वाला भाग और इस आमाशय के पाइलोरिक भाग के बीच में एक स्पिंक्टर पाई जाती है जिसको पाइलोरिक स्पिंक्टर कहते हैं या पाइलोरिक अवरोधनी कहते हैं या जठरा निर्गम अवरोधनी कहते हैं। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। आप लिख सकते हो कि ये आमाशय का सबसे नीचे वाला भाग है जो छोटी आंत में खुलता है। छोटी आंत व पाइलोरिक आमाशय के आधार पर क्या पाई जाती है? पाइलोरिक स्पिंक्टर, पाइलोरिक अवरोधनी स्थित होती है जो छोटी आंत में जाने वाले भोजन को नियंत्रित करती है। यहां पर मैंने कहा कि जाने वाले भोजन को रोकती है और यहां पर नियंत्रित करती है। रोकेगी तो भाई छोटी आंत में कैसे जाएगी? भोजन का पाचन कैसे होगा? छोटी आंत में कैसे जाएगी? अवशोषण कैसे होगा? इसलिए रोकती नहीं है। क्या करती है? ये भोजन को नियंत्रित करने का कार्य करती है। इस प्रकार से बना दो जल्दी से। इसके शॉट आप स्क्रीनशॉट है वो मार सकते हो या फिर आप इसको जल्दी से लिख सकते हो। साथ साथ में लिखते रहिए, समझते रहिए। लिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना है। क्या है? समझना। इसलिए आप है वो
पहले समझिए और उसके बाद में पॉइंट लिखिए। लिखो, 1 मिनट में लिख दो। घनश्याम, घनश्याम जल्दी से इसको लिख दो, घनश्याम लिख दो, भावुक नहीं होना है। इसको भी मिटा रहा हूं मैं, ठीक है। देखो, मैंने कहा कि आमाशय क्या करता है, कर्मानुकुंचन गति करता है और कर्मानुकुंचन गति के फलस्वरूप भोजन को छोटे छोटे अणुओं के अंदर बदल देता है। इसके अलावा आमाशय की आंतरिक दीवारों के अंदर ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां 2 प्रकार की होती है। आमाशय की सब म्यूकोसा, अच्छा हमने अभी भोजन नली की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा था, तो वो आमाशय की भी आंतरिक संरचना ठीक उसी प्रकार की होती है। आमाशय के भी सब म्यूकोसा वाले भाग के अंदर 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। एक तो जठरागम ग्रंथि है या जठर ग्रंथि बोलते हैं जिसको, एक जठरा निर्गम ग्रंथि है। एक तो जठर ग्रंथि है और दूसरी कौन सी है, जठर निर्गम ग्रंथि है। 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। तो आप लिख सकते हो यहां पर आमाशय के सब म्यूकोसा स्तर में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। पहली कौन सी है? पहली है जठर ग्रंथि, जो स्त्रावित करती है जठर रस। क्या करती है? जठर रस का स्त्रवण करती है। और दूसरी ग्रंथि है जठरा निर्गम, यह श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। अब इस जठर ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। जठर ग्रंथियों में आमाशय की आंतरिक दीवारों में सब म्यूकोसा वाले के अंदर जठर ग्रंथि, और इसी जठर ग्रंथि के अंदर 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। 2 प्रकार की कोशिकाएं कौन कौन सी? जठर ग्रंथि में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहला है मुख्य कोशिकाएं। कौन सी है? मुख्य कोशिकाएं। पहली ये मुख्य कोशिकाएं, या इसको अपन कह सकते हैं जाइमोजन, सीप सेल भी इसको अपन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जाइमोजन या सीप सेल। जाइमोजन या सीप सेल। सीप का मतलब मुख्य। अपन मुख्य गेस्ट के रूप में बुलाते हैं लोगों को। कोई फंक्शन हो अपने घर पे तो अपन मुख्य अतिथि बुलाते हैं। मुख्य मतलब चीफ गेस्ट बुलाते हैं, मुख्य अतिथि बुलाते हैं। तो ये चीफ गेस्ट की तरह होती है। सीप कोशिका बोलते हैं इसको, या जाइमोजन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? जाइमोजन कहा जाता है। अच्छा, ये जो सीप कोशिका होती है या जाइमोजन कोशिका होती है, मुख्य रूप से किसका स्त्रवण करती है? पेप्सिन का स्त्रवण करती है। किसका? पेप्सिन का। और ये पेप्सिन प्रोटीन पाचक एंजाइम है। आमाशय के अंदर मुख्य जो प्रोटीन पाचक एंजाइम होता है वो कौन सा होता है? पेप्सिन होता है। पेप्सिन का स्त्रवण, ध्यान रखोगे भाई इस बात का। और दूसरी प्रकार की जो कोशिका है उसको बोलते हैं ऑक्जेंटिक कोशिका। ऑक्जेंटिक कोशिकाएं। और ये ऑक्जेंटिक कोशिकाएं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्त्रवण करती है और आमाशय के पूरे भोजन के वातावरण को HCl युक्त कर देती है, अम्लीय बना देती है, अत्यधिक अम्लीय बनाती है। जिसकी pH की अपन बात करें तो 1 से 1.5 या 1.5 या 2 के आसपास इसकी pH होती है। आप ध्यान रखोगे इस बात का। अत्यधिक तीव्र अम्ल है, अत्यधिक प्रबल अम्ल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस आमाशय के अंदर इस प्रकार का एसिड भोजन को अपघटन करवाने के लिए बनता है और
इससे आपको एक क्वेश्चंस आपके दिमाग में आता होगा कि सर ये इतना तीव्र होता है, इसकी पीएच 1 से 1.5 होती है, तो क्या ये आमाशय की दीवारों को खराब नहीं कर देता है? यस यस, आइए मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि ये HCl क्या करता है, अत्यधिक मात्रा में स्रावित होता है तो ये भोजन का अपघटन करता है। भोजन को अपघटन करता है तो साथ साथ में आमाशय की दीवारों को भी अपघटित कर सकता है। इससे बचाने के लिए ये जठरा निर्गम ग्रंथि है श्लेष्मा का स्त्रवण कर देती है। क्या कर देती है? श्लेष्मा का स्त्रवण कर देती है और इस आमाशय की दीवार को कवरिंग प्रदान करती है, आमाशय की दीवार को खराब होने से बचा देती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये तो जठरा निर्गम ग्रंथि और जठरागम ग्रंथि इस प्रकार से दो कार्य करती है। ये हुआ अपना आमाशय वाला भाग। तो ठीक है, इस ग्रंथियों के बारे में बात आप ध्यान रखोगे। दो प्रकार की ग्रंथि, एक जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि में दो कोशिका, मुख्य कोशिका जाइमोजन बोलते हैं इसको, एक ऑक्जेंटिक कोशिका होती है, एक पेप्सिन का, एक HCl का स्त्रवण करती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, थैंक यू। आगे पढ़ते हैं। इसको मैं मिटा रहा हूं, इसको एक बार साफ करते हैं। अब छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे, इसको पूरे को एक बार साफ करना। आपने लिख दिया, छाप दिया, तो जल्दी से मिटा देते हैं अपन इसको। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख देना, यहां रोक करके लिख दीजिए। बहुत सुंदर। अब है छोटी आंत। छोटी आंत होती है वो हमारे शरीर के अंदर पाचन की दृष्टि से सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता है। पाचन अपने छोटी आंत के अंदर विभिन्न प्रकार की पाचक ग्रंथियों के स्राव मिलते हैं। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर सर्वाधिक पाचन की क्रिया होती है। इसके अलावा छोटी आंत के अंदर अवशोषण की क्रिया भी होती है। भोजन का जो अवशोषण होता है वो भी छोटी आंत के अंदर होता है। ठीक है, छोटी आंत की संरचना के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं किस प्रकार से छोटी आंत है वो काम करती है। अब है अपनी छोटी आंत। स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। ये देखो, आमाशय का जो जठरा निर्गम भाग है, जठरा निर्गम भाग किसमें खुलता है? छोटी आंत के अंदर खुलता है। छोटी आंत के मुख्य रूप से कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। छोटी आंत की लंबाई की अपन बात करें तो जीवित अवस्था के अंदर ये लगभग कितनी लंबी होती है? 3 मीटर लंबी नलिका होती है। जीवित अवस्था के अंदर कितनी होती है? 3 मीटर लंबी नलिका होती है। ठीक है, तो छोटी आंत होता है वो, लिख देते हैं अपन, छोटी आंत आमाशय, ऐसे लिखो ना, आमाशय का जठरागम भाग, जठरा निर्गम भाग, आमाशय का जठरा निर्गम भाग। छोटी आंत में खुलता है। किसी भी जीवित अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसमें छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? आंत की लंबाई लगभग 3 मीटर होती है। 3 मीटर होती है। इसकी संरचना के अंदर आप देखने जाओ तो इसकी संरचना के अंदर मुख्य रूप से कितने भाग हैं? 3 भाग होते हैं। पहला सबसे भाग है वो कौन सा है? ग्रहणी। ये ग्रहणी वाला आमाशय के नीचे वाले भाग या जठरा निर्गम वाले भाग के अंदर ये ग्रहणी, उसका जठरा निर्गम वाला भाग है, इस ग्रहणी के अंदर खुलता है। ये लगभग यू आकार की नलिका और लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। कितनी? 25 सेंटीमीटर लंबी नलिका है। आमाशय से जुड़ी 25 सेंटीमीटर लंबी यू आकार की नलिका है। यू आकार की नलिका है। अच्छा, पीतवाहिनी
यकृत ग्रंथि के द्वारा आने वाली पीत रस को लेकर के आने वाली पीत वाहिनी और अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा अग्नाशय वाहिनी जिसको अपन बोलते हैं वो भी इस ग्रहणी के अंदर खुलती है। और विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों का वहां पर क्या होता है, भोजन के साथ में मिलान होता है, इसी ग्रहणी के अंदर होता है। और सर्वाधिक मात्रा में पाचन की क्रिया इसी ग्रहणी के अंदर होती है। बहुत सुंदर, लिखिए अग्नाशय ग्रंथि की नलिका कौन सी, पीत वाहिनी व यकृत ग्रंथि, अग्नाशय नहीं यकृत, और व अग्नाशय ग्रंथि की नलिका, इसको क्या बोलते हैं, अग्नाशय नलिका बोलते हैं इसको, ठीक है, कि नलिका इसी भाग में खुलकर विभिन्न पाचक रसों को भोजन के साथ मिलाती है और इन ग्रंथियों की ओपनिंग को या इन ग्रंथियों की नलिकाओं को एक अवरोधनी नियंत्रित करती है। ऐसा तो है नहीं कि पूरे दिन यहाँ से वो अग्नाशय रस है वो और यकृत रस या पीत रस है वो आता रहे और लगातार भोजन का पाचन करता रहे, नहीं, पूरे दिन ऐसा नहीं होता है। इसके बीच में एक अवरोधनी पाई जाती है जिसको बोलते हैं ओडई की अवरोधनी। क्या बोलते हैं, ओडई की। इन नलिकाओं के सिरों पर मुख्य रूप से तो ओडई की अवरोधनी अग्नाशय ग्रंथि की नलिका के सिरे पर पाई जाती है। सिरे पर ओडई की अवरोधनी स्थित होती है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये कह रहा हूं कि सर्वाधिक पाचन की क्रिया छोटी आंत के इस ग्रहणी वाले भाग में होती है। इसमें भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। कौन से, ग्रहणी वाले भाग में सर्वाधिक पाचन होता है। आप इस चीज को ध्यान में रखोगे, मेंशन करते हुए चलोगे कि सर्वाधिक पाचन छोटी आंत के अंदर कहां पर होता है, ग्रहणी वाले भाग के अंदर होता है, ठीक है। अब है ग्रहणी के बाद में दूसरा भाग है अग्रसुदांत्र या मध्यांत्र भी बोलते हैं इसको, अग्रसुदांत्र या मध्यांत्र। या मध्यांत्र भी इसको बोलते हैं, कहीं की जगह मध्यांत्र भी लिखा हुआ हो सकता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। देखो मध्यांत्र इसका छोटी आंत का मध्य भाग है। क्या है, मध्य भाग है, इसके बीच वाला भाग है। ये लगभग 1 मीटर लंबा होता है। कितना, 1 मीटर लंबा होता है। ये छोटी आंत का मध्य भाग है। जिसकी लंबाई लगभग 1 मीटर होती है, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर भी एक है कि भोजन का पाचन की क्रिया सबसे अधिक इस ग्रहणी वाले भाग में होती है, लेकिन सर्वाधिक भोजन का पाचन, इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने कहा कि सर्वाधिक भोजन का अवशोषण इस भाग में होता है, अग्रसुदांत्र या मध्यांत्र वाले भाग के अंदर होता है। इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर सकते हो आप इसको, बहुत सुंदर। सर्वाधिक भोजन का
अवशोषण इस भाग में संपन्न होता है, यहाँ होता है, एक ही बात है, संपन्न होता है। ठीक है। और सबसे अंतिम वाला भाग, सबसे नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? जो बड़ी आंत के अंदर खुलता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर खुलता है, वो कौन सा होता है? क्षुधांत्र होता है। कौन सा होता है? क्षुधांत्र। तीसरा कौन सा है? क्षुधांत्र। देखो, ये छोटी आंत का सबसे अंतिम भाग है। क्या है? सबसे अंतिम भाग है, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 3 मीटर में से बची हुई लंबाई लगभग 1.75 मीटर होती है। ठीक है। ये बड़ी आंत में खुलती है। ठीक है। बड़ी आंत के अंदर ये खुलती है। बड़ी आंत के कौन से भाग के अंदर ये खुलती है? बड़ी आंत के ये सिकम वाले भाग के अंदर खुलती है। ठीक है। अब है अपन इस आमाशय की दीवारों के अंदर अपन बात करते हैं कि छोटे छोटी अतिवृद्धियां पाई जाती है। ये तो अपन ने आमाशय के भागों के बारे में बात की, सॉरी, छोटी आंत के भागों के बारे में अपने बात की, लेकिन छोटी आंत की आंतरिक दीवारों के अंदर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी अतिवृद्धियां पाई जाती है। ये 2 प्रकार की अतिवृद्धियां होती है। आप एक्स्ट्रा पॉइंट में यहाँ पे एक्स्ट्रा में लिखते हैं कि आमाशय की दीवारों में सॉरी छोटी आंत की दीवारों में, छोटी आंत की दीवारों में 2 प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। 2 प्रकार की अवरोधनियां पाई जाती है। एक तो मुख्य रूप से होती है, वो कौन सी होती है? वर्ताकार अतिवृद्धि होती है। कौन सी होती है? वर्ताकार अतिवृद्धि होती है, जिसको अपन कह सकते हैं फोल्ड ऑफ कर्करिंग। क्या बोलते हैं? फोल्ड ऑफ कर्करिंग कहा जाता है। एक तो होती है वर्ताकार अतिवृद्धि या वर्ताकार अतिवृद्धियां, इसको बोलते हैं फोल्ड ऑफ कर्करिंग, फोल्ड ऑफ कर्करिंग। और दूसरी होती है विलयी। दोनों अतिवृद्धियों के बारे में आपको ध्यान रखना। दूसरी है विलयी। ठीक है। तो इन दोनों के बारे में अपन है वो पढ़ते हैं। ठीक है। पहली है वर्ताकार अतिवृद्धियां या फोल्ड ऑफ कर्करिंग, वर्ताकार अतिवृद्धियां। ये जो वर्ताकार अतिवृद्धियां होती है, वर्त के आकार की होती है और भोजन के प्रवाह को क्या करती है? कम करती है। छोटी आंत में बतौर अपने कहा कि छोटी आंत के अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है और भोजन का सर्वाधिक अवशोषण होता है। तो यहां पर सर्वाधिक पाचन और अवशोषण होने की वजह से सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा? भोजन को यहां पर रोकना पड़ेगा, भोजन के प्रवाह को यहां पर कम करना पड़ेगा। तो भोजन के प्रवाह को कम करने के लिए वर्ताकार अतिवृद्धियां वो काम आती है। ठीक है। ये वर्ताकार होती है, इसको दे, ये वर्ताकार होती है जो भोजन के प्रवाह को कम कर पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है।
दूसरे प्रकार की जो अतिवृद्धि होती है वो विलयी होती है। कौन सी होती है? विलयी। विलय को समझना इंपॉर्टेंट है। यहां इसको मिटा रहा हूं मैं और यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं मैं। विलय को समझने के लिए डायग्राम की जरूरत होगी अपन को। देखो विलय होती है, ये विलय अंगुली सदृश संरचना होती है। क्या होती है? अंगुली सदृश संरचना छोटी आंत के अंदर पाई जाती है और इस अंगुली सदृश संरचना के ऊपर माइक्रो विलय की ब्रश बॉर्डर पाई जाती है। सूक्ष्म तंतु इसके ऊपर पाए जाते हैं, माइक्रो विलय की ब्रश बॉर्डर पाई जाती है। हमने फोटो बना देते, चलो। ये छोटी आंत है, इसके अंदर आप देखोगे सही ढंग से नहीं बन रहा है, घनश्याम कहीं का। इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। एक अंगुली नुमा प्रवृत्ति आपको दिखाई दे रही है, अंगुली सदृश संरचना अंदर दिखाई दे रही है, ये विलयी है। क्या है? विलयी है। और अंगुली के इस घेराव, ये जो आपको संरचना वर्ताकार संरचना दिखाई दे रही है, ये क्या है? वर्ताकार अतिवृद्धि है। क्या है? वर्ताकार अतिवृद्धि। इस विलय को मैं बाहर निकाल के देखता हूं, इस विलय को अपन यहां से बाहर निकालते हैं तो आपको ठीक इस प्रकार की संरचना दिखाई देगी। विलय को अपन बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, यहां पे निकाल देते हैं। थोड़ा डायग्राम मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। इस प्रकार की संरचना होती है। विलय कैसी होती है? इस प्रकार की संरचना होती है। अब अपन एक विलय की संरचना को देखें तो मैंने कहा कि इस विलय के ऊपर क्या पाई जाती है? माइक्रो विलय की ब्रश बॉर्डर पाई जाती है। सूक्ष्म तंतु इसके ऊपर इस प्रकार से लगे हुए होते हैं, माइक्रो विलय इसके ऊपर इस प्रकार से लगी हुई होती है। ये भोजन के प्रवाह को भी कम करने का कार्य करता है। इसके साथ साथ में ये भोजन के पाचन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और भोजन के अवशोषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। देखो इस विलय के अंदर आप देखोगे तो एक लसिकाओं उत्तकों का समूह पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेंट्रल लैक्टियल। क्या बोलते हैं? सेंट्रल लैक्टियल कहा जाता है। इस प्रकार से इस प्रकार की इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? सेंट्रल लैक्टियल कहा जाता है। सबके अंदर ये इस प्रकार की एक संरचना होती है, इसको बोलते हैं सेंट्रल लैक्टियल बोलते हैं। इस सेंट्रल लैक्टियल के इस वाले भाग से छोटी छोटी रक्त नलिकाएं क्या करती है? प्रवेश करती है और इस सेंट्रल लैक्टियल के ऊपर एक सघन जाल का निर्माण करती है और ये सघन जाल रक्त केशिका जाल होता है। क्या होता है? रक्त केशिका जाल होता है। इस प्रकार से इसके ऊपर क्या पड़ती है? एक जाल का निर्माण करती है और इस जाल को क्या करते हैं? रक्त केशिका जाल
कहते हैं। इस प्रकार का इसके ऊपर जाल बनाती है। ठीक है, तो आप नामकरण करोगे, ये वाली इसके ऊपर बोलते हैं इसको माइक्रो विलाई। ठीक है, और ये अंदर की तरफ जो आपको ब्लैक दिखाई दे रही है वो क्या कहलाती है? सेंट्रल लेक्टियल कहलाती है। लेक्टियल। और इसके ऊपर जो जाल दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है? रक्त केशिका जाल। यहाँ लिख सकते हो आप, रक्त हिंदी में लिख दो, केशिका जाल। और ये जो आपको अंदर प्रवेश कर रही है ये धमनी है। क्या है? धमनी, आर्टरी है। और ये वेन है, सीरा है। बाहर जो निकल रही है ये क्या है? सीरा है। ठीक है, इस प्रकार की संरचना इस विलाई की होती है। इस विलाई के इस वाले भाग में आप देखोगे तो इस प्रकार की एक संरचना दिखाई देती है। इसको बोलते हैं फोल्ड ऑफ कर्करिंग। कर्करिंग की दीवारें या कर्करिंग की दरारें, फोल्ड ऑफ कर्करिंग। कर्करिंग की दरारें पाई जाती है। और इसी कर्करिंग की दरारों के अंदर क्या पाया जाता है? कलश कोशिकाएं पाई जाती है जो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। ये कलश कोशिकाएं इस वर्ताकार अंदर जो आपको दिखाई दे रही है दीवारें, ये जो फोल्ड ऑफ कर्करिंग कहते हैं, इसके अंदर पाई जाती है कलश कोशिकाएं। तो कलश कोशिकाएं आपको ध्यान रखना छोटी आंत के अंदर पाई जाती है और किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। इसके अलावा कलश कोशिकाओं के अलावा इसके अंदर छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। कौन सी ग्रंथि? ब्रूनर ग्रंथि। ब्रूनर ग्रंथि। कलश कोशिकाओं का स्त्राव और ब्रूनर ग्रंथि का स्त्राव, ये दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? सक्कस एंटेरिकस का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले विलाई के अंदर लिखेंगे ये छोटी आंत में पाई जाने वाली मुख्य अतिवर्दियां हैं। जो भोजन के पाचन व अवशोषण में मुख्य कार्यकारी भूमिका निभाती है। इसकी ऊपरी सतह पर माइक्रोविलाई की ब्रश बॉर्डर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्रश बॉर्डर पाई जाती है। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या कहा कि इसके केंद्र के अंदर, इसके मध्य में एक लसिकाओं का ऊतक पाया जाता है जिसको सेंट्रल लेक्टियल कहते हैं। इसकी आंतरिक सतह में लसिका ऊतकों का के समूह पाया जाता है। समूह पाया जाता है, ऊतकों का समूह पाया जाता है जिसे सेंट्रल लेक्टियल कहते हैं। ये सेंट्रल लेक्टियल क्या करता है? वसा का पाचन करवाने का काम करता है। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं और अपन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इसी सेंट्रल लेक्टियल के ऊपर क्या पाई जाती है? रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ठीक है, यहाँ मैं मिटा देता हूँ इतना, आप लिखते रहिए साथ साथ में। सेंट्रल लेक्टियल के ऊपर रक्त केशिकाओं का
जाल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? रक्त केशिकाओं का जाल पाया जाता है। ठीक है। दो समीपस्थ विलाई के मध्य क्या पाया जाता है? ये फोल्ड ऑफ कर्करिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कर्करिंग के फोल्ड पाए जाते हैं। ये कर्करिंग के फोल्ड क्या कहलाते हैं? सॉरी कर्करिंग, फोल्ड ऑफ कर्करिंग नहीं, लिबरकुन की दरारें पाई जाती है। सॉरी, लिबरकुन की दरारें। लिबरकुन की दरारें, सॉरी, है ना। इसको आप मैनेज कर लेना। घनश्याम इसको मैनेज कर लेना। गलती हो जाती है, मास्टर से गलती हो जाती है। मास्टर कोई भगवान नहीं होता है जो है वो गलती नहीं कर सकता है। मास्टर से गलती हो जाती है। लिबरकुन की दरारें समीपस्थ विलाई के मध्य वर्ताकार नलिकाएं पाई जाती है, जिसे लिबरकुन की दरारें कहते हैं। लिबरकुन की दरारें कहते हैं। ये आंतरीय रस का स्तरण करती है। किसका? आंतरीय रस का स्त्रवण करती है। अच्छा, लिबरकुन की दरारों के अंदर क्या पाए जाते हैं? क्लस कोशिकाएं पाई जाती है। मध्य क्लस कोशिकाएं पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जो श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। क्या करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। देखो, इसके अलावा आंत में क्या पाई जाती है? इसके अलावा छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ब्रूनर ग्रंथि पाई जाती है। देखो, ब्रूनर ग्रंथि का स्त्राव और लिबरकुन की दरारों का स्त्राव, किसका स्त्राव? लिबरकुन की दरारों का स्त्राव। लिबरकुन की दरारों का स्त्राव, ये दोनों मिलकर के क्या कहलाता है? सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। सक्कस एंटेरिकस कहलाता है। इस चीज को आप है वो ध्यान में रखोगे। आपको कोई पूछे कि सक्कस एंटेरिकस कहते हैं किसे, तो आप बता सकते हो कि लिबरकुन की दरारों का स्त्राव या ब्रूनर ग्रंथि का स्त्राव और लिबरकुन की दरारों का स्त्राव, ये दोनों मिलकर के स्त्राव क्या बनाते हैं? सक्कस एंटेरिकस बनाने का कार्य करते हैं। इस प्रकार से ये हमारी ग्रंथि हुई पूरी। क्लास काफ़ी लंबी हो चुकी है। शायद आशा है कि आपने ये पूरी क्लास अटेंड की है। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। और हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ए स्टडी पॉइंट के साथ में बने रहिए। लगातार देखते रहिए। आगे अपन कल पढ़ेंगे इसके आगे वाला बड़ी आंत वाला भाग और फिर पाचन के क्रियाविधि के बारे में अपन बात करेंगे। बहुत बहुत आभार। थैंक यू।